अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा हूँ। मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में और मेरी स्पेशलिटी है गायनी की मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ और इनफर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के बारे में। ट्रांसजेंडर्स के क्या मसाइल होते हैं, वो कौन लोग हैं जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, और कौन से ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जिनकी सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है और वो क्या ट्रीटमेंट होती है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट मेल ऑर्गन्स या कंप्लीट फीमेल ऑर्गन नहीं होते, और ये प्रॉब्लम एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली भी। यानी ये वो लोग होते हैं जो मुकम्मल तौर पे एक मर्द या औरत नहीं होते, और ये क़ुदरत की तरफ से ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पैदाइशी तौर पे ही उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांसजेंडर 3 तरह के होते हैं। एक वो ट्रांसजेंडर जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी जो उनकी जीन्स होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरे वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स या हुदूद की प्रॉब्लम होती है, उनके मेल या फीमेल के हार्मोन प्रॉपर तौर पे नहीं सिक्रीट होते या काम नहीं करते, इसकी वजह से वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। और तीसरे वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिनके अंदर हुदूद या हार्मोन्स प्रोड्यूस तो हो रहे होते हैं, मगर वो जहाँ पे जाके काम करते हैं, यानी जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं वो सही काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो कंप्लीट तौर पे आदमी या औरत नहीं बन पाते। ट्रांसजेंडर की एब्नॉर्मलिटी फ़िज़िकली भी हो सकती है और जेनेटिकली भी। यानी हो सकता है कि वो बज़ाहिर एक फ़ीमेल नज़र आती हो मगर उसके इंटरनल ऑर्गन्स मेल वाले हों, या फिर ये हो सकता है कि बज़ाहिर वो मेल नज़र आता हो मगर उसकी इंटरनल जीन्स जो है वो फ़ीमेल वाली हो, और इस लिहाज से डिसाइड होता है कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। ट्रांसजेंडर्स का हमें पता कैसे चलता है? या तो इनके पैदाइश के वक्त ही एम्बिजियस जेनेटिलिया होते हैं, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं उसी वक्त उनके बॉडी ऑर्गन्स मेल या फीमेल से मैच नहीं खा रहे होते, या फिर मिक्स जेनेटिलिया होते हैं जिससे पैदाइशी वक्त वो लोग रिकग्नाइज़ हो जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो फ़िज़िकली तो मेल या फ़ीमेल होते हैं और बज़ाहिर पता नहीं चलता कि वो ट्रांसजेंडर हैं, मगर क्योंकि उनके अंदर वाले ऑर्गन्स अपोजिट सेक्स के होते हैं, इसलिए जब वो बड़े होते हैं, जिस तरह फ़ीमेल जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है 10 या 12 साल में, या लड़के जब प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं 14-15 साल में, तो ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर चेंजेस आने लगती हैं और फिर पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर की प्रॉब्लम बहुत दफ़ा फैमिलीज़ में चल रही होती हैं। हम ऐसे बहुत से पेशेंट्स को देखते हैं। एक दफ़ा मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी जो कि उसका ब्रॉटअप हमेशा एक फ़ीमेल की तरह ही हुआ था, मगर जब 18 साल में पहुंची तो ऑल ऑफ सडन उसके फेस पे बाल आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा दाढ़ी आने लगी, उसकी हाइट ज़्यादा लंबी थी, मर्दों जैसी अपीयरेंस थी, उसके मसल्स मेल जैसे थे, और उसको इस एज तक पीरियड्स भी नहीं आए थे। तो वो 16-17 साल में उसके अंदर ये चेंजिंग्स आना शुरू हुई, और उससे पहले वो एक नॉर्मल फ़ीमेल की तरह रह रही थी। ये इस वजह से होता है कि उनके बॉडी एक्सटर्नली तो एक फ़ीमेल की तरह होती है, मगर अंदर उनके अंदर फ़ीमेल के ऑर्गन्स नहीं होते, यानी ट्यूब्स ओवरीज नहीं होती, उनके अंदर मेल वाले ऑर्गन्स होते हैं जैसे प्रोस्टेट या टेस्टिस। तो जब वो इस एज ग्रुप में आते हैं और हमें इस एज ग्रुप में पता चलता है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक लाइफ फ़ीमेल की तरह गुजार रहे होते हैं और उनके इंटरनल ऑर्गन्स मेल वाले होते हैं, तो फिर इन केसेस में हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे जिस पेशेंट का मैं जिक्र कर रही हूँ उनकी हमने ट्रीटमेंट की। ये बड़ा मुश्किल काम होता है एक लड़के या लड़की के लिए जो बज़ाहिर अब तक एक फ़ीमेल समझा जाता रहा और एक फ़ीमेल की तरह ज़िंदगी गुजार रही होती है, और ऑल ऑफ अ सडन 14-15 साल के अंदर उसमें एक मेल वाली चेंजेस आती है और पता चलता है कि वो एक्चुअली में मेल है। इसकी वजह क्रोमोसोमल लेवल होते हैं। जिस तरह एक नॉर्मल औरत की क्रोमोसोम 46XX होते हैं और नॉर्मल मेल के 46XY होते हैं, तो उनके ये क्रोमोसोम नहीं होती, यानी उनकी जेनेटिक लेवल पे ये एब्नॉर्मलिटी होती है, जिसकी वजह से जब प्यूबर्टी आती है और उनके हार्मोन्स उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो वो जनियाती तौर पे जो सेक्स रखते हैं वो उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर वो आदमी होते हैं तो उसमें आदमी वाले फ़ीचर्स आ जाते हैं, और अगर वो औरत होती है तो उसमें औरत वाले फ़ीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह मैंने एक और मेल पेशेंट देखा था, जो एक लड़का था जो एक
जगह पर काम करता था, लकड़ी का काम करता था, और उसकी कंप्लेन थी, वो हमारे पास कंप्लेन से आया कि उसको बार बार हर महीने ब्लीडिंग हो रही होती है। और जब हमने उसका एग्ज़ामिनेशन किया तो वो इंटरनली फ़ीमेल था, उसके अंदर फ़ीमेल ऑर्गन्स पाए जाते थे, यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरी फीमेल्स वाली थी। तो ये वो केसेस होते हैं जिनको ट्रीट किया जाता है। ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है एक मेल या फ़ीमेल के लिए कि जो सारी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, ऑल ऑफ अ सडन उस टाइम को चेंज करें, और वो ख़ुद साइकोलॉजी तौर पे बहुत डिप्रेस होते हैं, मगर क्योंकि उनके अंदर एक मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल ट्रीटमेंट को ट्रीट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में यूजुअली हम लेप्रोस्कोपिक करते हैं, क्योंकि अगर आप इमेजिन करें एक मेल के अंदर टेस्टिस है और वो अपनी नॉर्मल लोकेशन पे नहीं होती, वो एब्डोमेन के अंदर होती है, तो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब इनको ट्रीट कैसे किया जाता है? जिस तरह मैंने बताया, मेरे पास एक पेशेंट आई जो अपरेंटली फ़ीमेल थी, मगर अंदर क्योंकि उसके मर्द के गुदूद मौजूद थे, प्रोस्टेट और टेस्टिस मौजूद थे, तो उसके 18-19 साल में मेल वाले फ़ीचर्स आना शुरू हो गए। इन केसेस में हमने उसकी लेप्रोस्कोपी की, उसके हमने टेस्टिस के टिश्यू निकाल की, बायोप्सी की, क्योंकि कंफर्म करना होता है कि जो अंदर गुदूद पड़ा है वो टेस्टिस है या ओवरी है, और कभी कभी हमें मिक्स भी मिलता है। और उसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि क्योंकि वो टेस्टिस नॉर्मल लोकेशन पे नहीं थी, एब्डोमेन के अंदर एब्डोमेन लोकेशन में थी, तो उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी बायोप्सी करके कंफर्म करना होता है कि उसमें कैंसर तो नहीं है। इस तरह के केसेस में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह वो मेल्स जो कि जिनके अंदर यूट्रस और ट्यूब और ओवरी मौजूद होती है, और अपेरेंटली अगर वो अब तक अपने आप को आदमी समझ रहे होते हैं और वो फुल फ्लैज आदमी भी नहीं होते, एक्सटर्नली भी उनके फ़ीचर्स मिक्स फ़ीचर्स ही होते हैं। तो अगर इस केस में उनके अंदर यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज मौजूद होता है तो फिर हम अकॉर्डिंगली सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें देखने की ज़रूरत होती है कि उनका साइकोलॉजिकल माइंड और सेटअप किस तरह का है, क्योंकि कुदरती बीमारी है अल्लाह की तरफ से, तो उनका कोई एक तरफ रुझान होता है, या तो वो अगर जेनेटिक तौर पे फ़ीमेल होते हैं तो वो फ़ीमेल ही बनना चाह रहे होते हैं, और अगर जेनेटिक तौर पे मेल होते हैं तो वो मेल ही बनना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर एक आदमी है जो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसा आदमी गुजार चुका है, उसके एक्सटर्नल फ़ीचर भी आदमी वाले हैं, उसके अंदर हम लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं, और आमतौर पे हमें इसका जो यूट्रस और जो ओवरी है, यानी बच्चेदानी, अंडेदानी, वो बहुत रुडिमेंट्री सी, छोटी सी मिल रही होती, इतनी फंक्शनल नहीं होती, तो फिर हम उनको कभी कभी सर्जिकल रिमूव भी कर देते हैं। और बाकी जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट से और दवाओं के ज़रिए करेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी होता है कि ये बीमारी क्योंकि देर से डायग्नोस होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपनी शादी प्लान कर रहे होते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली उनके साथ ये प्रॉब्लम है और वो अपने अपोजिट सेक्स के बंदे से शादी नहीं कर सकते। या फिर ऐसा होता है कि क्योंकि 18, 19, 20 साल में बहुत बड़ी एज हो चुकी होती है और वो सोसाइटी में एज अ मेल या फीमेल ऑलरेडी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तब ये किसी प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है और उनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं अगर मैच नहीं करने होते तो हम उनके साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से देख के उनको ट्रीट करते हैं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक बीमारी है और वो भी एक नॉर्मल इंसान है जैसे दूसरे इंसान हैं, उनको भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और स्ट्रेस उतना ही होता है जितने और लोगों को होता है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो सोसाइटी में एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ जाते हैं कि वो किस जेंडर को फॉलो करें और ज़िंदगी आके कैसे गुजारें। तो यहाँ पे उनको सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट देके ट्रीट किया जाता है। इन केसेस में हम उनकी सर्जरी करके उनको ट्रीटमेंट तो दे देते हैं, मगर मेजॉरिटी केसेस में हमें उनको बताना पड़ता है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो हम आपको सर्जिकली इतनी हद तक कर सकते हैं कि आप शादी भी कर लें और अपनी लाइफ भी गुजारें, मगर उनकी औलाद नहीं हो सकती। और आमतौर पे इस तरह के केसेस को आगे जाके बच्चे अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम उस वक्त समझाते हैं जब हम सर्जरी प्लान कर रहे होते हैं कि आप शादी भी कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प कर देंगे कि ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, लेकिन आमतौर पर इन केसेस में आगे जाके बच्चे उनके नहीं हो सकते क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते, ये फुली डेवलप नहीं होते इस काम के लिए। ये जिन ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके अंदर मिक्स ऑर्गन्स हैं और वो बचपन में ही या तो डायग्नोस हो जाते हैं, जो सबसे अच्छा टाइम होता है कि अगर बचपन में ही पेरेंट्स उनको डायग्नोस कर लेते हैं तो उनका अच्छा इलाज हो जाता है। और फिर वो लोग हैं जो देर की एज से डायग्नोस होते हैं और फिर उनकी हमें हेल्प करनी पड़ती है ताकि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको अगर कोई बता रहा है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें, हमारे पास लेकर आएँ।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उनके अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, मगर वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसको डिस्कस नहीं कर पाते और उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि इन आज़ा में कैंसर होने का चांस भी है, तो अगर वो ट्रीट हो जाए तो वो सही होता है, लेकिन बहुत दफ़ा वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाती क्योंकि एक मिथ होता है कि इस बात को छुपा के रखना है, तो वो उनके लिए भी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है। कुछ वो लोग होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर एक्चुअल वर्ड्स में नहीं होते, यानी उनमें कोई आज़ा में कोई ट्रांसजेंडर वाली प्रॉब्लम नहीं होती, मगर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी नहीं की जाती। ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो बनाया है वही आपके लिए बेस्ट है, उसमें आपको मैनिपुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आमतौर पे जो इस तरह के केसेस होते हैं उनको हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जो उनको उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है, ये भी एक सोच की एक बीमारी है जिसको सही करना ज़रूरी है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट उनको काउंसल करते हैं ताकि वो इस बात को समझें कि जो अल्लाह ने आपको जिस तरह बनाया है वो आपकी बेस्ट हालत है और उसी पे रहें और उसको अननेचुरल मैनिपुलेट नहीं करें। ये बात थी ट्रांसजेंडर के मामले में। ट्रांसजेंडर भी हमारी तरह इंसान ही हैं और हम उनको सोसाइटी में बहुत कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वो उसके बारे में बोल नहीं पाते या उनको एड्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक लड़का आया जो 20 साल का था और उसको मेंस्ट्रुएशन हर महीने आ रही थी और वो प्रॉब्लम अपनी फैमिली को बता रहा था मगर कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा था, जबकि उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। इसी तरह कोई फ़ीमेल ऑल ऑफ अ सडन उसमें मर्दाना फ़ीचर्स आना शुरू हो जाएँ, उसकी दाढ़ियाँ आने शुरू हो जाए, वो मर्दों की तरह फ़िज़िकल हो जाए, तो फिर उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको इनकरेज करें, उनको हमारे पास भेजें, क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी पॉसिबल हैं जो, और इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे उनकी हेल्प भी हो सकती है। और सेकेंडली उनको साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और सोसाइटी में अपनी पोजीशन को स्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।